नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं जहांगीरपुरी हिंसा मामले की खबर के साथ। इस हिंसा के आरोपियों पर अब एनएसए लगाने की खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से इनके नाम पता चले हैं अंसार, सलीम, अहीर, इमाम उर्फ सोनू और दिलशाद। वहीं इस मामले में हथियार सप्लाई करने वाले एक आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही जो इसके शोभा यात्रा के आयोजक हैं उन पर भी मामला दर्ज कर लिया गया है। जहांगीरपुरी में तनाव को देखते हुए अब नए सिरे से किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी में सुरक्षा और कड़ी कर दी है। सोमवार को पुलिस पर पथराव के बाद सुरक्षा में बदलाव करते हुए हिंसाग्रस्त इलाके को दिल्ली पुलिस ने 5 सेक्टरों में बांट दिया है। हर सेक्टर में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ एक एडिशनल डीसीपी रैंक के अफसर को निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। सुरक्षा में दिल्ली पुलिस, आरएएफ और सीआरपीएफ के 500 से ज्यादा जवान तैनात हैं। जहांगीरपुरी की हिंसा को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जिस तरह का यहाँ पर तनाव है उसे देखते हुए जहांगीरपुरी में सुरक्षा बेहद कड़ी की जा रही है। इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ कि दिल्ली पुलिस के तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो जहांगीरपुरी पहुंचे हुए हैं। दीपेंद्र पाठक, स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। इस पूरे इलाके को दिल्ली पुलिस ने अब 5 सेक्टरों में बांट दिया है और हर सेक्टर की निगरानी एक एडिशनल डीसीपी रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है ताकि यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना न होने पाए। हर सेक्टर में दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो इस तरह से सुरक्षा लगातार बढ़ाई जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर न होने पाए। पुलिस ने सोमवार को शोभा यात्रा निकालने वाले आयोजकों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये शोभा यात्रा पुलिस की अनुमति के बगैर निकाली गई। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ नेताओं के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। विश्व हिंदू परिषद के एक नेता प्रेम शर्मा से पूछताछ भी की गई। हम जो काम करते हैं विधि सम्मत तरीके से करते हैं। परमिशन हमने ली थी। इस बात का जिक्र हमने स्वयं जो 2 दिन पूर्व हमारा एक हाई लेवल डेलीगेशन माननीय कमिश्नर साहब से मिला था उसमें भी जिक्र किया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फिर भी एफआईआर दर्ज की है, ऐसा सुनने में आया है। वहीं जहांगीरपुरी मस्जिद के इमाम का दावा है कि शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने मस्जिद पर हमला शुरू किया, उसके बाद झड़प हुई। तीसरी शुभ यात्रा जो मस्जिद के पास से गुजरी, हमारा रोजा खोलने का टाइम हो रहा था। हम लोग रोजा इफ्तार करने में लगे हुए, इंतजाम में लगे हुए थे। मस्जिद के सामने शुभ यात्रा वाले आकर के जोर जोर से नारेबाजी, लाठी डंडे सब मौजूद थे और मस्जिद के सामने जोर जोर से शोर मचाते हुए नारे लगा रहे थे। अंसार की बात की जाए तो अंसार ये कि लोकल रहने वाले आप बता रहे हैं जिस तरह से, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अंसार ऐसे लड़ाई झगड़े में कभी भी उसको नहीं देखा गया। वो बल्कि यात्रा वालों को समझा रहे थे कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यहाँ जब से कॉलोनी आबाद हुई आज तक कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हम ईद त्योहार, कुर्बानी, बकरीद मनाते हैं, वो होली त्योहार सब मनाते हैं। हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। इस बीच पुलिस ने झड़पों की जांच करते हुए 2 नाबालिगों समेत 25 लोगों को पकड़ा है। जांच के दौरान पुलिस को हिंसा से जुड़े करीब 150 मोबाइल फुटेज मिले हैं, जिनके जरिए आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल के हल्दिया के रहने वाले मुख्य आरोपी अंसार के बैकग्राउंड की जांच के लिए पुलिस हल्दिया जाएगी। पुलिस ने आरोपी असलम को हथियार सप्लाई करने वाले गुल्ली को गिरफ्तार कर लिया है। हिंसा को लेकर पीएफआई संगठन की भूमिका की जांच भी की जा रही है। आरोपियों के कॉल डिटेल्स और तकनीकी जांच के जरिए सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। देखिए, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन हाँ जो बात आप कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी पिस्टल या तलवार दिखने की बात आई है, सारे लोग अरेस्ट हुए हैं, सभी लोग अरेस्ट हुए हैं। वेपन ऑफ ऑफेंसेस जो हैं वो रिकवर हुआ है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम लोगों ने शेयर भी किया है। सप्लायर कौन था? वेपन का सप्लायर कौन था? ये देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। ये दूध का दूध पानी का पानी होगा और बहुत डिटेल में इसकी जांच होगी। जहांगीरपुरी में तनाव को देखते हुए सभी संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त कर और ड्रोन कैमरों के जरिए
निगरानी की जा रही है। जामा मस्जिद और हौज काजी जैसे इलाकों में ड्रोन से निगरानी कर सुरक्षा को पुख्ता किया गया। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और जहांगीरपुरी हिंसा मामले का जो मुख्य आरोपी है अंसार, वो सत्ताधारी बीजेपी और दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी के बीच एक फुटबॉल बना हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने जहां उसे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया था, वहीं अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ही तरीके से उसे बीजेपी का कार्यकर्ता होने का दावा किया है। देखिए रिपोर्ट। ये वो आदमी है जिसका नाम अंसार है और ये वो टोपी पहन के अंसार यहां पे दिख रहे हैं। और देखिए टोपी कितनी जम रही है इनके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगा के जहांगीरपुरी के दंगों के तथाकथित मास्टरमाइंड अंसार। वैसे यही वाली आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर पलटवार। जहांगीरपुरी हिंसा के अहम आरोपी अंसार की बीजेपी की टोपी पहने हुए फोटो जारी की। अंसार को बीजेपी नेता बताया और आरोप लगाया कि दंगों का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही है, इसलिए दंगे बीजेपी ही करवा रही है। वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हर दंगे का फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके केंद्रीय मंत्री, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके प्रदेशों के अध्यक्ष, इनके मेंबर पार्लियामेंट, हर आदमी सिर्फ उस दंगे को किसी ना किसी तरीके से उसका राजनीतिक लाभ लेने में लगा हुआ था और हम कह रहे थे कि ये दंगे भाजपा ने कराए। इससे पहले बीजेपी लगातार अंसार की आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए फोटो दिखाकर उसे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बता रही थी और आरोप लगा रही थी कि इन दंगों के पीछे आपका हाथ है। मंगलवार को दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता पुलिस कमिश्नर से मिले और जहांगीरपुरी हिंसा में आम आदमी पार्टी की भूमिका की जांच की मांग की। 2 एंगल से जरूर आप जांच करिए और वो 2 एंगल में एक एंगल दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी इलाके में जो दंगे हुए उसमें आम आदमी पार्टी का क्या कनेक्शन है, क्योंकि दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हुए थे उसमें भी आम आदमी पार्टी के लोग, नेता, पार्षद और विधायक उसमें सूत्रधार थे, उसके मास्टरमाइंड थे। और वही दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में जो अंसार नाम का या और भी जो पकड़े गए, उनके आम आदमी पार्टी से कनेक्शन है। उसकी ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी हमने उनको दी है। यानी कल तक जो जहांगीरपुरी में हिंसा का अहम आरोपी आपका था, अब वो बीजेपी का हो गया। पुलिस जांच में ही साफ हो पाएगा कि वो किस एक पार्टी का है, दोनों का है या फिर किसी का नहीं। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर की राजनीति को तेज करने वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अब एक नया ऐलान किया है। उसका कहना है कि वो 3 मई को राज्य के सभी मंदिरों में महाआरती करेगी। आपको बता दें कि 3 मई को ईद भी है। पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। एमएनएस ने ऐलान किया था कि अगर मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर 3 मई तक नहीं हटाए गए तो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। लेकिन अब 3 मई को ही महाआरती की घोषणा कर दी गई है। महाराष्ट्रामध्ये मंदिरांमध्ये ही महाआरती केली जाईल। महाराष्ट्र में मंदिरों में महाआरती की जाएगी क्योंकि अक्षय तृतीया में बड़ा पर्व है। विविध ठिकाणी त्या विभागामध्ये स्थानिक पातळीवरती असलेल्या मंदिरांमध्ये महाआरती केली जाईल। क्योंकि मंदिरों पे ही लाउडस्पीकर पे महाआरती करनी है, तो जैसे कि मांग की जा रही है कि जो भी अवैध लाउडस्पीकर वो हटा दिए जाने चाहिए, तो सभी को कहा गया है कि अपने अपने पुलिस थानों से, स्थानीय पुलिसों से इजाज़त लेकर ही महाआरती करें। लेकिन उसी दिन जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि उसी दिन रमजान ईद है और रमजान ईद की वजह से ही 3 मई तक का अल्टीमेटम राज ठाकरे ने दिया है। लेकिन 3 मई तक अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतरा तो क्या? एमएनएस का कहना है कि हमारे आंदोलन का यह असर है कि अब राज्य सरकार लाउडस्पीकर को लेकर नई गाइडलाइन लाने जा रही है। देखते हैं क्या दिशा निर्देश है, उसके बाद ही हम अगला कदम तय करेंगे। हमारी भूमिका में कोई बदलाव नहीं है। जो भूमिका थी वही भूमिका है। बंद किए जाएं और जो भी अवैध रूप से हैं उनको बंद किया जाना चाहिए। अगर वो बंद नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे और जो भी उसका परिणाम होगा वो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। इस बीच महाराष्ट्र डीजीपी और सीनियर अधिकारियों के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक हुई।
जिसमें लाउडस्पीकर के लिए पुलिस इजाजत की जरूरत पर बल दिया गया। बैठक में तय खाके के आधार पर ही गृह मंत्रालय जल्द ही नए दिशा निर्देश जारी करेगा। लेकिन क्या उसमें भी नासिक पुलिस की तरह ही मस्जिदों के 100 मीटर के दायरे में अजान के समय लाउडस्पीकर पर भजन की पाबंदी होगी? ये सवाल बना हुआ है। ये नासिक के कमिश्नर ने लिया हुआ निर्णय है भाई। अभी तक सरकार की गाइडलाइन सुनील भाऊ आई नहीं है। गाइडलाइन तो आने दो, फिर बात करेंगे। राज ठाकरे ने 5 जून को अयोध्या जाने का भी ऐलान किया है। एमएनएस का कहना है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी अयोध्या जाना चाहते हैं, इसलिए रेल मंत्री को पत्र लिखकर विशेष रेलगाड़ी की मांग की गई है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ मुल्ला के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र समेत देश भर में कोयले की कमी की वजह से बिजली कटौती के हालात बने हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद ऊर्जा मंत्री ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि फिलहाल महाराष्ट्र में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, लेकिन बीजेपी राज्य सरकार को मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार बता रही है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में रहने वाले गणेश दहीवाले फर्नीचर का व्यापार करते हैं। कोरोना काल में व्यापार कम था, अब जब हालात ठीक हो रहे हैं तब अचानक से होने लगी बिजली कटौती से वो परेशान हैं। इसका असर उनके व्यापार पर भी पड़ा है। मान लो डोर बनाते समय केमिकल यूज करना है, तो उसमें यूज करते समय मिक्स किया और लाइट चला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। वो नुकसान पहले से ही लॉकडाउन की वजह से हम बहुत नुकसान में, और अभी ये भी नुकसान वापिस सहन करने का बोले तो कैसा करने का। गर्मी में बढ़ी बिजली की खपत, कोयले की खराब क्वालिटी और कोविड के बाद दोबारा शुरू हुए व्यापार के कारण बिजली की खपत बढ़ी है। महाराष्ट्र के ताप बिजली घरों के लिए हर रोज 1,38,000 मीट्रिक टन से ज्यादा कोयले की जरूरत है, जबकि राज्य सरकार को 1,17,000 मीट्रिक टन कोयला मिल रहा है। कोराडी प्लांट में 3.5 दिनों का ही स्टॉक मौजूद है, जबकि नासिक प्लांट में 1.5 दिन, भुसावल प्लांट में 1 दिन और पारस प्लांट में 4 दिन का स्टॉक रह गया है। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि कोयला लाने वाली रैक की कमी की वजह से भी कोयले की कमी हो रही है। कोयला साइट पर पड़ा हुआ है, रेलवे की रैक न उपलब्ध होने के वजह से कई बार वो हमें पूरा मिल नहीं पाता। कुल हमको 37 रैक लगते हैं और एक रैक में 4,000 मैट्रिक टन कोयला आता है, और बाकी हमको शॉर्टेज जा रहा है क्योंकि कमी 27 के आसपास ही आने के वजह से जो कमी जा रही वो 40,000 मैट्रिक टन के हमको जाती है, जिसके वजह से बिजली की प्रोडक्शन पे, उत्पादन पे उसका असर होता है। जब लॉकडाउन हुआ या कोरोना 1, कोरोना 2, कोरोना 3 भी हुआ, तब हमने कभी भी बिजली बंद नहीं की। 24/7 हमने बिजली शुरू रखी है और आज भी हमारी बिजली शुरू है, लोड शेडिंग कहीं पर भी नहीं है। इस बीच बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार की गलती की वजह से ही महाराष्ट्र में बिजली की कमी हो रही है। जो समस्याएं उपस्थित होती है उसका निराकरण भी उसके बाद करना, ये इनकी आदत है। आपस में समन्वय नहीं है। हमारे समय राज्य सरकार के माध्यम से हम ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो निधि आवश्यक होता था वो हम देते थे। एक तरफ जहां कोयले की कमी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी परेशान है। सरकार का दावा है कि राज्य भर में बिजली की कटौती नहीं होगी, लेकिन ग्रामीण भाग में हालात बेहद खराब हैं। अहमदनगर से सागर दुस्सल और मुंबई से कैमरा पर्सन धनेश के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। राजधानी दिल्ली समेत कुछ शहरों में कोविड के मामलों में तेजी देखी जा रही है। इधर महाराष्ट्र में जो वैक्सीनेशन की स्पीड है वो चिंता बयां करती है। अब तक 70 लाख लोग ऐसे हैं महाराष्ट्र में जिन्होंने कोविड वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है। अब तक 75% लोग ही पूरी तरह से महाराष्ट्र में वैक्सीनेट हो पाए हैं। वहीं टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाने का जिम्मा जिनके ऊपर है, यानी कि हेल्थ केयर वर्कर्स, उनमें सिर्फ 62% ने ही बूस्टर डोज ली है। देखिए पूरी खबर। मुफ्त में टीका दे रहे सरकारी और बीएमसी टीकाकरण केंद्रों का जब ये हाल है, तो पैसे देकर निजी केंद्रों में टीका लेने वालों की तादाद का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। मुंबई के बीएमसी वैक्सीनेशन सेंटर की ये तस्वीरें हैं। गिने चुने लोग ही कोविड का टीका लेने पहुंच रहे हैं। नए एज ग्रुप से लेकर बूस्टर डोज लेने वालों में उत्सुकता बेहद ठंडी है। कोविड का हॉटस्पॉट रहे महाराष्ट्र में अब भी 70 लाख लोगों ने कोविड वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं ली है। 18 साल से ऊपर की 75% आबादी ही अब तक पूरी तरह से वैक्सीनेट हो पाई है।
15 से 17 साल के 64% ने ही पहली डोज ली है और 42% ने दूसरी खुराक ली है। तो 35 दिन पहले शुरू हुए 12 से 14 साल के बच्चों के टीकाकरण में राज्य में अब तक 47% ने ही वैक्सीन की पहली खुराक ली है। तीसरे यानी कि बूस्टर डोज की बात करें तो सिर्फ 62% हेल्थ केयर वर्कर्स, 48% फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60% सीनियर सिटीजन ने एहतियाती डोज ली है। नई श्रेणियों में टीकाकरण और बूस्टर डोज लगवाने में मुंबई वासी काफी पीछे दिख रहे हैं। ये जो नई कैटेगरीज है 16 to 18 हो या 14 to 16 हो या अभी जो कॉर्बेवैक्स की 12 to 14 शुरुआत 16 मार्च से शुरुआत की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, इसमें जो रिस्पॉन्स है ये काफ़ी हद तक अगर कंपेयर किया तो कम है। ये जो बूस्टर शुरू किया हेल्थ वर्कर का, इसमें भी 50% रिस्पॉन्स हेल्थ वर्कर और डॉक्टर्स का कम है। इसमें एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जैन में जो ओमिक्रॉन का वेव आया था इसमें काफ़ी लोग इन्फेक्ट हो चुके थे, तो अगर कोई इन्फेक्ट होता है तो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल से उसे 3 से 4 महीने आगे वैक्सीन लेने के लिए रुकना पड़ता है। 18 साल से ऊपर को बूस्टर डोज पैसे देकर निजी अस्पतालों में मिल रहे हैं। इसकी रफ्तार भी बेहद धीमी है। रिस्पॉन्स नॉट वेरी गुड। हर दिन 200 से 250 बूस्टर डोज चल रहा है आज के दिन पे। तो मेरे को लगता है कि जो नया सप्लाई वैक्सीन का आ रहा है उसका जो प्राइस भी कम किया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए अभी कुछ दिन के अंदर रिस्पांस अच्छा मिलेगा। और मेरे को लगता नहीं है कि वैक्सीन का कुछ एक्सपायरी, कुछ वेस्ट होने का चांस है। राजधानी दिल्ली समेत कुछ शहरों में बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने अब मास्क की अहमियत फिर समझाई है। राज्य में मास्क अनिवार्य नहीं है, लेकिन बीते रिकॉर्ड देखकर प्रशासन बिल्कुल चौकस है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।